हेलो। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो अभी थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सेमेस्टर पद्धति के अंदर काफी बदलाव किए जा रहे हैं और जो संभावना बन रही है, जो अब तक हमें विश्वस्त सूत्रों से पता पड़ रहा है, वो ये है कि प्रथम जो 10 प्रश्न होंगे सेक्शन ए में, वो 1 अंक के होंगे और वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी जिसमें एक ऑप्शन सही होगा 4 में से। और सेक्शन बी जो है, उसमें पहले तो आपको याद है कि 2.5 नंबर का एक सवाल होता था, अब वो 3 नंबर का हो गया है। 3 नंबर की 6 प्रश्न करने होंगे। 3 नंबर की 6 प्रश्न, उसमें चॉइस होगी, संभवतया 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 6 करने होंगे। तो 6 इंटू 3 कितने हो गए? 18। तो 18 नंबर ये हो गए। पहले 10 कितने हो गए? 28। और उसके बाद सेक्शन सी जो है, उसमें आपको 8-8 नंबर के 4 क्वेश्चन करने होंगे। संभवतः उसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 4 करने होंगे। तो 8 तक 32, तो कितने हो गए? 10। और उसके बाद में हमने आपको बताया था 18, 28 और 32, 60। 60 का पेपर होता है। तो इस तरह से ही रहेगा। अब रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। देखिए, मैंने ये 1 मार्क की जो होते हैं, उसी पे आज ये मेरा वीडियो है। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर लेके आया हूँ। टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। ये आपके किताब में फर्स्ट यूनिट है और कोड है CE3003, जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, जिसमें मेरी एक बुक भी मार्केट में है ऋषभ पब्लिकेशन के माध्यम से, और आप उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि अब जो पैटर्न है बीटीआर का, जो मेरी जानकारी में आया है, वो ये है कि अ, जो पास मार्क्स है, अ, उसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई इतने नंबर वाला पास होगा। जो मेरी जानकारी में आया, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले कुछ समय में वापस आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा कि जितने परीक्षा में बच्चे बैठते हैं, उसका 1% निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में 10,000 बच्चे बैठे, 10,000, तो उसका जो 1% होता है 100। तो टॉप 100 जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स है एग्जाम में, टॉप 100 यानी कि 1% जो निकाला ना, 10,000 का 1% 100, तो 100 ऐसे बच्चे निकालते हैं जो टॉप 100 है। यानी टॉप का मतलब सबसे अधिक जो मार्क्स लाया एग्जाम में, वो उनके एवरेज मार्क निकल जाते हैं, औसत उनके अंक निकल जाते हैं, एवरेज। और फिर उस एवरेज मार्क का 30% पास मार्क्स होता है। जैसे मान लीजिए 60 नंबर का पेपर होता है, एवरेज मार्क 60 आ गए। एवरेज मार्क्स तो 60 तब आएगा जब सभी के 100% मार्क्स आए, टॉप 100 के। उस केस में पास मार्क्स जो होगा वो 60 का 30% यानी कि 18 होगा, 18 वाला पास होगा। अगर मान लीजिए टॉप जो 100 है, उसका एग्रीगेट मान लीजिए 60 नहीं 50 ही निकलता है, 50 निकलता है टॉप 100 का, उस केस में 50 इंटू 0.3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसा कुछ है। मैं अगले वीडियो में जब कभी आपसे चर्चा करूंगा तो इसको कंफर्म करूंगा। अभी मैं आपको केवल सूचना दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छी मेहनत करें ताकि बहुत अच्छे मापदंड स्थापित कर सकें। तो शुरू करता हूँ ये मेरा वीडियो, जिसमें मैंने लिखा है 1 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर के प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव आने तय है इस बार। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैं उसी प्रकार से लिखूं तो मुझको भी 4 ऑप्शन देने पड़ेंगे, ABCD। उसमें बहुत समय जाएगा कि 4 ऑप्शन क्या हो रहा है, राइट तो एक ही होगा ना। तो हम बजाय इसके कि आपको 4 चॉइस दें, हम आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देते हैं, ताकि आप एग्जाम में भी जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन को देखते ही पता पड़ जाता है ऑप्शन सही कौन सा है, गलत कौन सा है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, तो आपको वैसे भी देखते ही पता पड़ जाएगा। लेकिन जिसमें आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना होगा,
तो वो अपन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो वही स्टूडेंट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है जिसके बेसिक्स क्लियर हो। जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे सब्जेक्ट के, वो अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर खोद खोद के ऐसी बातें पूछते हैं जो कभी आपने सामान्य रूप से देखी ना हो। तो जिसने अच्छे से अध्ययन किया होगा, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाई की होगी, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही शानदार ढंग से कर सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो मैंने अपने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैंने आपके लिए कुल मिला के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए हैं, 25 कंप्लीटली सॉल्व है, और हर क्वेश्चन को मैं शानदार ढंग से समझाऊंगा। तो ये 25 क्वेश्चन जो मैंने लिए आपके लिए, ये जब आप समझेंगे, करेंगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप न केवल ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, बल्कि जो बात के बड़े क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के और 8 नंबर के, उन पर भी आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि मैं जो आपको करा रहा हूँ, ये 1 मार्क के क्वेश्चन, इनको 1 मार्क का केवल समझ की गलती मत करना। ये केवल 1 मार्क के नहीं है, ये 3 मार्क्स और 8 मार्क्स को भी इफेक्ट करेंगे। और अगर आपने इनको पक्का कर लिया तो वो आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी तैयारी हो जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसा मेरा पक्का आपसे वादा भी है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, जड़त्वागुण होता है यानी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वही होना सही वाला ही होगा। तो मैं इसका आपको परिभाषा दे रहा हूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं जड़त्वागुण को। किसी संदर्भ अक्ष के परितः क्षेत्रफल का द्वितीय गुण। बहुत सिंपल सी है। किसी संदर्भ अक्ष के परितः, परितः कह दो या सापेक्ष कह दो, क्षेत्रफल का द्वितीय गुण। अगर इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ए गिवन रेफरेंस एक्सिस। हम जब तक किसी एक्सिस के रेफरेंस में बात नहीं करेंगे तब तक वो चर्चा अधूरी होगी। आपने कह दिया भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि किसके अबाउट, तो उत्तर अधूरा होगा। तो रेफरेंस एक्सिस जरूर होगी, वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, या उसके पैरेलल कोई एक्सिस है। तो एक रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस तो होनी चाहिए, और किसी एरिया का सेकंड मोमेंट उस लाइन के अबाउट, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अगर आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन भी पूछ ले, उसके अंदर भी परिभाषा ही दी जाएगी। मैं फिर दोहरा देता हूँ, किसी संदर्भ अक्ष के परितः या सापेक्ष क्षेत्रफल का द्वितीय गुण जो होता है उसको जड़त्वागुण कहते हैं। इंग्लिश में सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ए गिवन रेफरेंस एक्सिस। ये 2015, 2010, 2002 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण का न्यूनतम मान होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। देखिए 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम अभी पढ़ेंगे कि जेड एक्सिस के अबाउट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट हम पढ़ने वाला है इस चीज को इसी वीडियो के अंदर। तो दिखती बात है, जो जेड एक्सिस के अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्स और वाई की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि आई एक्स और आई वाई की जोड़ आई जेड होती है। डेफिनेटली आई एक्स और आई वाई, ये दो जो है इनमें से कोई एक कम होगा। अब आई एक्स कम है, आई वाई कम है, अभी कुछ नहीं कह सकते। डिपेंड करता है कि सेक्शन कैसा है, उसकी सीजी कहाँ पर है, सारा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये पक्का है कि आई एक्स, आई वाई और आई जेड में से आई जेड बड़ा होगा और आई एक्स, आई वाई छोटे होंगे। अब उनमें से कौन सा छोटा होगा ये पक्का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पक्का है कि उनमें से कोई एक ही छोटा होगा। अब बात करते हैं किसी और एक्सिस के बारे में। मान लो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस लें, उस पर निकालें, तो उसके लिए तो फॉर्मूला दूसरा होता है, आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, और ज्यादा हो जाएगा। और आई वाई के पैरेलल तो वहां भी वो आई वाई प्लस एच स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब क्या, कि जो ज्योमेट्रिक एक्सिस होती है एक्स या वाई, उसमें से किसी एक के अबाउट जो होता है मोमेंट से वो सबसे कम होता है। तो ये देखिए मैंने इसको लिखा बहुत शॉर्ट के अंदर, एक्स अक्ष या वाई अक्ष में से किसी एक अक्ष के परितः जो है वो सबसे कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पक्का मान लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन,
जड़त्व आघूर्ण की इकाई होती है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो बड़ा आसान है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मोमेंट, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। उसका पहला मोमेंट मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, फिर सेकंड मोमेंट मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मीटर इंटू मीटर दो बार आ गया, और मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को गुणा करेंगे इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 4 आ जाएगी। तो मीटर की पावर 4। अगर आपके नाप मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर की पावर 4, अगर नाप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपकी जो लिखा ना मैंने, लंबाई की जो इकाई है, जिस यूनिट में आप लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर है या मिलीमीटर है या सेंटीमीटर, उसके हिसाब से उसकी पावर 4 करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। परंतु जनरली हम जो आंसर देते हैं वो मिलीमीटर फॉर्म में देंगे, ये पक्का मान लो आप। आपको जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं ना डाटा, उसके हिसाब से नॉर्मली मिलीमीटर दिया जाता है, तो आपको आंसर देने होंगे मिलीमीटर फॉर्म में। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप, लंब अक्ष प्रमेय क्या होती है? व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? बड़ी सिंपल है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बहुत सिंपल सी बात मैंने लिख दी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हिंदी में कहूं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है, और यही लंब अक्ष प्रमेय है डेफिनेटली। अब एक्स वाई और जेड एक्सिस कैसी होती है भाई? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर, और जेड एक्स के परपेंडिकुलर। ये आप पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके होंगे। जो सीधे 10+2 पास कर गया उनको पता है 3D के अंदर क्या होता है, और जो सेमेस्टर से पढ़ गए हैं उनको पता है वेक्टर के अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस हुआ करती थी वेक्टर्स में, इन मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी होगी सेकंड सेम के अंदर। तो ये लंब अक्ष प्रमेय पे क्वेश्चन आता है, ये 2015 में आया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसा, जैसे 4 आंसर दे दिए। पहला हो गया आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दूसरा दे दिया आई जेड इजिकल टू आई एक्स माइनस आई वाई, तीसरा कह दिया आई एक्स आई जेड इजिकल टू आई एक्स इंटू आई वाई, चौथा कह दिया आई जेड इजिकल टू आई एक्स बटा आई वाई। तो 4 आंसर दे दिए, ये आंसर सही होगा। तो मैं आपके लिए सही आंसर लिख रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन, किसी आयताकार परिच्छेद के लिए इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्णों के मान बताएं। Write down the moment of inertia of a rectangular section about its x axis and y axis। तो देखिए हमने एक फिगर बना दिया रेक्टेंगल का, और इसकी विड्थ हमने शो कर दी स्मॉल बी, डेप्थ शो कर दी स्मॉल डी। आप जानते हैं रेक्टेंगल की सीधी उसके सेंटर में होती है एग्जैक्टली। तो ये एक्स एक्सिस बन गई और ये बन गई वाई एक्सिस। और आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि जो आई एक्स होता है इसका, वो होता है बी डी क्यू बटा 12। देखिए अभी ये बात चल रही है ऑब्जेक्टिव की, 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। हम जब बड़े क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, उसके अंदर प्रूफ अगर आएगा तब भी हम करेंगे उसको, प्रूफ करेंगे चीजों को, हम प्रूव करेंगे ये कैसे आया आपके कोर्स में। ये इट इज इन योर सिलेबस। आपको भी याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय स्मॉल बी इनटू स्मॉल डी क्यू बटा 12, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज डी वी क्यू बटा 12। देखिए आपको अगर एक्स एक्सिस के वर्ड निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके पैरेलल नाम कौन सा है? बी, उसका क्यूब नहीं करना है, उसके परपेंडिकुलर का क्यूब करना है। और जो वाई का वर्ड निकालना है, ये वाई एक्सिस, इसका वर्ड निकालना है, इसके पैरेलल क्या आता है? डी, उसका क्यूब नहीं करना है, उसके परपेंडिकुलर यानी कि बी का क्यूब करना है। तो सिंपल है, बी डी क्यू बटा 12 एंड डी बी क्यू बटा 12। बी क्या है? विड्थ, डी क्या है? डेप्थ। 6वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुजाकार परिच्छेद का इसकी एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। यह बताओ क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स एक्स एक्सिस। देखिए रेक्टेंगल के अंदर तो एक्स और वाई दोनों एक्स के अबाउट आपको पता होना चाहिए, और ट्रायंगल में क्या होता है कि एक्स एक्स तो डिफाइंड है बेस के पैरेलल, बेस को माना हॉरिजॉन्टल, लेकिन वाई एक्सिस की डिफाइंड नहीं होती है। निकाल लेंगे, निकल भी जाएगा, लेकिन वो जो ट्रायंगल का जो स्ट्रक्चर होता है
वो इस प्रकार का कोई सिमेट्री वाला नहीं होता, हम एकदम से कोई फॉर्मूला बता पाए। निकाल सकते हैं उसको अलग अलग प्रकार से, लेकिन कोई फिक्स फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। जैसे कि आई एक्स है ना, उसके लिए कोई आई वाई का फॉर्मूला नहीं है। बाकी जैसे इसमें आई एक्स भी मिलेगा, आई वाई मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें केवल आई एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, और उसके बेस के पैरेलल। हम इसको बेस को हमेशा मानेंगे हॉरिजॉन्टल। तो हमने इस ट्राइंगल का जो बेस है, आधार, जिसकी लेंथ है बी, और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? एच। हाइट कैसे निकालते हैं? ये जो बेस है, इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, उसे डालेंगे परपेंडिकुलर इसके ऊपर, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय स्मॉल एच, एंड इट इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल का उसके एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच क्यू बटा 36। यू हैव टू रिमेम्बर इट। प्रूव बाद में करेंगे। ये अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा, 3 में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। बी एच क्यू बटा 36। आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जो सी जी होती है ट्राइंगल की, ये जी को हम कहते हैं सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये उसके जो बेस होता है ना, बेस, उससे उसकी हाइट के 1/3 पर होती है। अगर हाइट को एच कहते हैं, तो जो दूरी है इस जी की, सी जी की, इस बेस से h/3, देखिएगा, बेस से ये h/3 डिस्टेंस होगी। अच्छा, यहाँ भी हम बता दें आपको कि ये जो सी जी है रेक्टेंगल की, वो अगर बेस से देखेंगे तो d/2, और इस लाइन से देखेंगे तो b/2। यानी यहाँ से अगर b 100 है तो ये 50 हो गया, और d अगर मान लीजिए 200 है तो ये 100 हो गया। तो आपको सीजी कहाँ होती है पता होना आवश्यक है। ये छठा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। देखिए कितने जल्दी से क्वेश्चन हो जा रहा है, उठते चले जा रहा है। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7वां। मैं पहले तो ये चाहता था कि हर चीज मैं आपके सामने लिखूं। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से लिखूं हर चीज को आपके सामने, लेकिन फिर क्या, इतना क्लियर कट काम नहीं हो पाता। इतना जो साफ सुथरा लिखा है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और हम चाहते हैं कि आपके लिए नोट्स अच्छे हों, कॉपी अच्छी राइटिंग में हो आपके, और समझाने का काम तो वैसे भी कर देंगे। इसलिए फिर मैंने इसको पहले से काम कर दिया, और उसके बाद मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? किसी वृत्ताकार परिच्छेद का इसकी एक्स अक्ष व वाई अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होता है? इंग्लिश में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो किसी सर्कुलर सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो एक सर्कल ड्रा कर लें। सर्कल का सेंटर जो होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सीजी, और जो सीजी से लाइन गुजरती है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल वो वाई एक्सिस। हमने ये जो सर्कल है इसकी रेडियस को आर कह दिया, कैपिटल आर, और डायमीटर कह दिया कैपिटल डी। अब आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सिमेट्री है अबाउट बोथ एक्सिस, एंड सेम उसी प्रकार से कोई चेंज नहीं है। तो आप याद रखें, आई एक्स और आई वाई बराबर होते हैं, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? π/64 गुणा d4, या πd4/64। देखिएगा, π × d4/64। अच्छा, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको 4 आंसर दिए, उसमें से डी की फॉर्म में नहीं देगी, आपको आर की फॉर्म में दे दिया। तो उस केस में ये आंसर सही होगा, π × r4/4। कैसे आया ये भी देख लो। डायमीटर जो होता है सर्कल का, वो रेडियस का दुगना होता है, d = 2 टाइम्स r। हमने क्या किया, यहाँ पे d को 2r लिख दिया, तो ये 2r की पावर 4 हो गया, और π × 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 को जब काटेंगे 64 से, तो 16 चौक 64, 4 आ जाएगा, और r4। ये भी आप याद रखें। तो आई एक्स आई वाई दोनों बराबर होते हैं πr4/4 या πd4/64। जो भी केस हो उसके हिसाब से आपको आंसर ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन रटना नहीं है। हाँ, मैं चाहूंगा इसको आप याद करें, बस इसको याद मत करना। ये याद होगा तो अपना भी हो जाएगा। हम जैसे ही इसमें डी को 2r लिखेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो डी डायमीटर है और आर की रेडियस है। 8वां क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्ताकार परिच्छेद का, किसी अर्धवृत्ताकार परिच्छेद का इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होता है? ये हमको बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of a semicircular section about its x-axis and y-axis. अब कोई सेमी सर्कल है ना, वो दो प्रकार से रखा जा सकता है. देखिए ये इस प्रकार से, ये सेमी सर्कल. एक केस में आप ऐसे रखें या ऐसे रखें, ये पहली केस है जिसमें जो इसकी एक्स एक्सिस से वो हॉरिजॉन्टल है. इसमें आप ऊपर भी रख सकते हो, और दूसरी ये है जिसमें खैर एक्स एक्सिस तो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है. हम ये कहना चाहते हैं कि जिसमें इसमें जो डायमीटर है वो हॉरिजॉन्टल है और इसमें जो डायमीटर है वो वर्टिकल है. दूसरा केस ये जिसका जिसमें कि इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है, व्यास, ये वाला व्यास, ये वर्टिकल है और इसके अंदर जो डायमीटर है वो हॉरिजॉन्टल है. ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज ऑलवेज वर्टिकल. अब जब ये डायमीटर इसका हॉरिजॉन्टल है, इसमें दो केस बनते हैं, एक में ये ऊपर है, एक में ये नीचे. और जब इसका डायमीटर वर्टिकल है, इसमें दो केस बनते हैं, एक में इधर है, एक में इधर है. लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सी, इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है. तो जो फॉर्मूला इसके लिए वो फॉर्मूला इसके लिए भी है और जो इसके लिए वो इसके लिए भी है. कैसे, जरा समझिएगा. आप एक बात ध्यान रखें अच्छी तरह से. इस पहले केस में ये इसकी सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे फिगर देख के कि ये जो आपको मैंने सेमी सर्कल बना के दिया है, ये इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी इसके दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है. इसमें वो चीज है, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, लेकिन इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर नीचे अलग अलग शेप बन जाती है. तो आई एक्स के लिए जो फॉर्मूला है जिसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है उसकी बात कर रहा हूं मैं. आपको याद रखना होगा 0.11 इंटू आर की पावर 4. आर इसका रेडियस, याद रखिएगा. एग्जैक्टली 0.11 नहीं आती है, थोड़ा सा होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम उसको 0.11 ही कहते हैं हमेशा से. तो 0.11 इंटू कैपिटल आर की पावर 4, ये आई एक्स की, चाहे ये हो चाहे ये हो, सेम. अब बात रही आई वाई की. आई वाई को जरा समझ लें आप, आई वाई कैसे निकाला मैंने. आप जरा एक बार समझे इस चीज को कि अगर ये जो सेमी सर्कल है, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाता, मान लीजिए बना हजार नहीं, लेकिन मान लो पूरा बनाता, पूरा कर लेता है सर्कल को, मैं पूरा कर देता, उस केस में वाई एक्सिस यही तो होती, कोई चेंज तो नहीं हो जाती ना, यही रहती. और ये सर्कल आधा है तब भी वाई एक्सिस तो वही है. यानी कि अगर ये पूरा सर्कल होता तब भी वाई एक्सिस ये लाइन होती और सेमी सर्कल में वाई एक्सिस यही लाइन है, यानी कोइंसाइड कर रही है, सेम लाइन है, एक के ऊपर एक आ रही है. इसका मतलब जो पूरा सर्कल होता है उस केस में जो आई वाई होता उसका आधा कर देंगे, क्योंकि इसमें ये आधा सर्कल है नहीं, ये तो हमने इमेजिन किया ना पूरा, एक्चुअल तो आपको आधे दे रखा है. तो पूरे सर्कल का आई वाई कितना होता है, पाई डी 4/64. आधे का कितना हो जाएगा, उसका 2 का भाग लगा देंगे, तो बस ये हो गया पाई डी 4/128. बहुत आसान है याद करना, पाई डी 4/64 और ये अपन 2 करेंगे पाई डी 4/128. अब कभी कभी हमको इसको अलग फॉर्म में याद रखना होता है, याद नहीं रखना होता है, निकालना होता है. याद तो मैं फिर कहूंगा आपको, आप केवल ये याद करो, बस ये वाला ये याद रखो और ये याद रखो, बाकी अपना बन जाएंगे. अगर इसको बदलना हो आपको डी की फॉर्म में, भाई ऐसा है ना कि आपको जब आंसर मिलेंगे एग्जाम में 4 ऑप्शन, उसमें क्या होगा, डी आर में हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको हर तरह से निकालना आना चाहिए, याद ये रखना है. लेकिन अगर डी में निकालना पड़ जाए तो आर को लिख देंगे dy2, तो dy2 की पावर 4 आ जाएगी, तो d4/16 हो जाएगा. 0.11 में 16 का भाग लगाओगे तो 0.006875 आएगा. इसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक ऑप्शन अगर ये हुआ तो राइट यही होगा आई एक्स के अंदर. ये आपको याद नहीं करना है, आपको इसको याद करना है. इसमें आर की जगह लिखेंगे d/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा. इसी तरह से जो आई वाई है आपको इस फॉर्म में याद करना है. कभी मान लीजिए आर में पूछ लिया तो डी को लिख देंगे 2r की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 16 होती है, 16 8 128, तो पाई r 4/8.
तो आपको मैंने दोनों तरह के बता दिए याद करने के। नाउ सेकंड जो इसकी पोजीशन बनती है इसी सेमी सर्कल की, इसमें तो जो डायमीटर है वो हॉरिजॉन्टल है और इसमें जो इसका डायमीटर है वो वर्टिकल है, ऐसा है। तो कुछ नहीं, यही आंसर रहेंगे। केवल क्या फर्क होगा कि जो इसमें आई एक्स था वो इसमें आई वाई हो जाएगा और जो उसमें आई वाई था वो आई एक्स बन जाएगा, बाकी वही रिजल्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं है। देखिए इसके अंदर आई एक्स कितना था 0.11R4, इसमें आई वाई हो गया 0.11R, इसमें आई वाई कितना था πd4/128, तो इसमें आई एक्स हो गया πd4/128, बाकी सब कुछ वही है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए अब तक 8। नौ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए किसी चतुर्थ वृत्ताकार परिच्छेद के लिए इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष यानी कि परितः जड़त्वाघूर्ण के मान लिखें। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x axis and y axis of a quarter circular section। अब क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन तो x और y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मैं सिमेट्रिकल जो कहा उसको जरा अलग प्रकार से लें, यू सिमेट्री नहीं होती है। जैसे ये आपने x लिया तो इसके ऊपर और नीचे की शेप अलग अलग है, लेकिन जो वैल्यू आई एक्स की होती है वही वैल्यू आई वाई की होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आई एक्स की और आई वाई की वैल्यू बराबर, इस प्रकार से सिमेट्री है। सिमेट्री इन द सेंस सेम वैल्यूज, बट एक्स के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है और वाई के अबाउट भी फिगर सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ जो वैल्यू आई एक्स की आएगी वही आई वाई की आएगी। कैसे? देखिए इस एक्स एक्सिस के एक तरफ और दूसरी तरफ आप शेप देख लीजिएगा, बिल्कुल यही शेप रहेगी वाई के लिए। अगर मैं वाई की बात करता हूं तो वाई के लिए एक तरफ और ये दूसरी तरफ, ये शेप जो है जैसे ये वाले शेप ये वाली एग्जैक्टली नीचे आ जाएगी और जो एक्स के लिए ऊपर थी वो वाई के लिए इधर आ जाएगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने 4 प्रकार से फिगर बनाया है, देखिएगा आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने किसी सर्कल को काट के 4 भाग करके अलग अलग फैला दिया है, तो इन चारों केसेस के अंदर आई एक्स और आई वाई सेम होंगे। इसमें इधर उधर, इसमें नीचे, इसमें इस प्रकार से सारा। देखिए एक ही सर्कल है, उसके 4 हिस्से मैंने कर दिए हैं। क्वार्टर सर्कल ये भी है, क्वार्टर सर्कल ये भी है, क्वार्टर सर्कल ये भी है, क्वार्टर सर्कल ये भी है। इसकी रेडियस कितनी है? केपलर। इसमें वही सेम चीज है। और ये अब इसकी सीजी कहाँ होती है? देखिएगा मैं आपको सेमी सर्कल में भी बात बताना भूल गया, एक मिनट बता देता हूँ। इसमें भी ये जो सीजी इसकी होती है सेमी सर्कल में, ये इसकी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बेस से 4r/3π होती है। 4 × r/3π, ये आपको याद रखना, 4 × r/3π। इसको प्रूव किया जा सकता है, बीटेक में है ये, आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल याद रखना है। और इसमें भी वही चीज है सेम, इसकी सीधी यहाँ आएगी और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये फिगर तो सिमेट्रिक है, लेकिन इस लाइन के अबाउट ये लाइन देखिए, ये लाइन इस लाइन की जैसा इधर है वैसा इधर है, सीधी इस लाइन पे आएगी, सीधी यहाँ आ गई, देखिए ये सीधी रही। तो ये डिस्टेंस जो है ये भी 4r/3π है। देखिए ये डिस्टेंस, ये सीजी की यहाँ से दूरी, और सीजी के नीचे जो बेस है ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 4r/3π है और ये भी 4r/3π है। सभी में वही मैंने एक मिनट दी, बाकी सब में लिखी नहीं है। ऐसे ही अब आपको याद कैसे रखना है इसको जरा समझें। देखिए इसको ऐसे याद करें, इस चीज को आई एक्स आई वाई को, कि ये सेमी सर्कल का आधा है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि ये इधर जो सर्कल है क्वार्टर, वैसे ही मैं इधर भी बना देता, इधर जैसे ही बना हुआ ये वाला, या ये समझो कि मैं इसको इधर पास लाके इसको आधा
फासला के आधा बन जाता है ये। उस केस में एक्स एक्सिस तो इसकी चेंज नहीं होती, शिफ्ट में नहीं होती। देखिएगा ये इसकी एक्स एक्सिस तब भी वही रहती, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो एक्स एक्सिस सेम रहेगी। यानी इस सेमी सर्कल के लिए जो आई एक्स था उसका आधा कर देंगे तो इसके लिए आई एक्स आ जाएगा, और सेमी सर्कल के लिए जो था 0.11 इंटू R4 था, तो हमने क्या किया 0.11 इंटू R4 को आधा किया। देखो ये लिखा ना मैंने, 0.11 को आधा करेंगे तो 0.055 आएगा, तो ये 0.055 R4 हो गया। और R को अगर लिखूं मैं D/2 तो ये D4/16 हो जाएगा। 0.055 में 16 का भाग लगाएंगे तो 0.0034375 आएगा। इसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आपके किसी ऑप्शन में आंसर ये हुआ 0.0034375 तो वो आपको याद तो नहीं रखना है ना, आपको याद रहेगा, लेकिन जब ये याद होगा कि आप निकाल पाएंगे एग्जाम में आराम से विद योर कैलकुलेटर। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्वार्टर सर्कुलर सेक्शन किसी भी शेप को इन चारों में से सबके लिए आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं। अगर हम आई वाई की बात करें, जो ये आई वाई ये रहा, तब हम क्या करेंगे, अगर ये जो नीचे वाला है ये इसके ऊपर चला जाता, ये दोनों एक हो जाते, ऐसे एक हो जाते, तो इसमें जो इसकी आई वाई है वही इसकी आई वाई होती, क्योंकि सिमेट्री सिमेट्री। इसलिए जो सेमी सर्कल, अभी देखिए आपको मैंने बताया था, ये देखिए वाला, इसमें ये वाई एक्सिस थी, तो इसके लिए जो आई वाई थी इस केस में वो थी 0.11 R4, तो ये उस केस में इसकी आधी हो जाएगी, 0.11 का आधा करेंगे तो 0.05 में आ जाएगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि क्वार्टर सर्कल के अंदर चौथाई वृत्त जो होता है इसमें आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं, और जो सेमी सर्कल का होता है हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस के अबाउट 0.11 R उसका आधा कर देंगे, ये 0.055। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये 2003 में, 2012 में, 2015 में पूछा गया, समांतर में क्या होती है, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो चैप्टर चल रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ आपको। हालांकि 1 मार्क क्वेश्चन नाम दिया मैंने, लेकिन ये 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करवाने में आपकी मदद करेगा। ना केवल इतना, बल्कि बाद के जो चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, शेयर स्ट्रेस बीम्स में आएगी, तब भी ये चैप्टर बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत ढंग से करना चाहिए, नहीं तो आपके आगे के चैप्टर्स जो है वो आपको समस्या पैदा करेंगे। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, शेयर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, उसमें इसी का प्रयोग होगा। नाउ है क्या ये, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए ये कोई एक एरिया है ए, कोई शेप दे दो आप, इसको आप सर्कल में मान लो, ऐसे बना दिया, तो इसकी कोई सीधी होगी डेफिनेटली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उससे जो लाइन गुजरती है हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। और इसी को मैंने अलग से बना दिया एक बार और ये सीधी, और ये वर्टिकल लाइन है सीधी से गुजरने वाले, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब आपको अगर हम कहें कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ए बी, या इस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है सी डी, this line CD is parallel to y-axis and this line AB is parallel to x-axis। अच्छा, इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस h, हमने यहाँ भी h का है इसको, और यहाँ भी हमने h ही का है। h क्या है, एक तो x एक्सिस और एक वो लाइन जो पैरेलल है उसके बीच की दूरी। यहाँ एक तो y एक्सिस और एक वो लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, इनके बीच की दूरी, इसको मैंने h नाम दिया है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आपने जो लाइन खींची है पैरेलल, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे लिखा ना AB, यानी कि AB के अबाउट, वो जो होता है वो IX, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस A इंटू h² होता है। और अगर यहाँ की बात करें तो जो ICD होगा, ये जो ना लाइन CD, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ICD इज इक्वल टू किसके पैरेलल है, y के, IY प्लस AH स्क्वायर। यहाँ A का मतलब इस सेक्शन का एरिया, यहाँ भी A का मतलब इसका एरिया, H का मतलब, यहाँ H का मतलब x एक्सिस और AB के बीच की दूरी है, और यहाँ H का मतलब y एक्सिस और CD के बीच की दूरी है। यानी एक तो वो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, और एक वो जिसके अबाउट पता करना है, उनके बीच की डिस्टेंस। ये आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। कभी लिखने को आ जाए एग्जाम में तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। नो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 11वां, समांतर अक्ष प्रमेय का अनुप्रयोग या उपयोग कब किया जाता है? व्हेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज अप्लाइड या यूज्ड, कब उसको यूज में करते हैं? तो इसका मैंने बहुत अच्छा सटीक आंसर दिया है। देखिए एक बात समझिए, अगर हमें जिस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो रेफरेंस एक्सिस और एक्स एक्सिस एक ही हो जाए, सेम हो जाए, देन देयर इज नो नीड ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कोई जरूरत नहीं है। या वो एक्सिस जो आपने रेफरेंस मान रखी है वो वाई से कोइंसाइड कर जाए, तो भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब लगाई जाती है जब रेफरेंस एक्सिस और ज्योमेट्रिक एक्सिस यानी एक्स या वाई जो भी लेते हैं वो कोइंसाइड ना करें, संपाति ना हो, तब काम में लेते हैं। और कब? जब किसी एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और दूसरे के अबाउट निकालना हो। जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट तो पता है, उसके पैरेलल किसी एक्सिस पे निकालना है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस पे तो हमको पता है और एक्स के अबाउट निकालना है, तभी काम में ले सकते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिएगा। जब संदर्भित अक्ष यानी कि रेफरेंस एक्सिस एवं ज्यामितीय अक्ष यानी कि एक्स और वाई एक्सिस संपाति ना हो यानी कि नॉट कॉन्सेप्ट्स, तथा किसी एक अक्ष के परित किसी ज्ञात क्षेत्रफल ए के समतल का जड़त्व गुण ज्ञात हो, यानी कोई एरिया दे रखा है और उस एरिया वाले प्लेन का या सेक्शन का आपको जो एक कोई एक्सिस, एक्स एक्सिस या पैरेलल एक्सिस के अबाउट पता हो मोमेंट और दूसरे के अबाउट निकालना हो, एवं दूसरे अक्ष के परित उसी समतल का जड़त्व गुण ज्ञात करना हो, तो इस समांतर प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसको मैंने हिंदी में देखा, अब मैं इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। When the reference axis and the geometric axis are not coinciding, एक के ऊपर एक नहीं होती है, and moment of inertia of a plane of given area is known, यानी जिस एरिया का आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एरिया आपको नोन है, then this theorem is used to find the moment of inertia of the plane about the other axis। यानी कि एक एक्सिस के ऊपर तो आपको पता है और दूसरे के ऊपर आपको निकालना है, बस। अब कैसे? ये हमने दो बातें लिखी ना, कैसे? देखिए आपको मैंने बताया था अभी पिछले पॉइंट के अंदर, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एच स्क्वायर होता है। यानी अगर आपको आई एक्स पता है तो ये निकल जाए, और कई बार हमको आई ए बी पता होता है, आई एक्स निकालना होता है, तो हम आई एक्स कैसे निकाल देंगे? इसको इधर प्रक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, आई एक्स हो जाएगा आई ए बी माइनस ए एच स्क्वायर। बस ये काम है कब लेते हैं? जब आपको आई एक्स पता है, एरिया पता है, और दो एक्सिस के बीच की दूरी पता है जो कि पैरेलल है। तो ये कब काम मिलेंगे? जब आपको आई ए बी पता है, एरिया पता है और पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी पता है, तब ये वाला काम मिलेंगे। एच डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस एंड द ज्योमेट्रिक एक्सिस, यानी कि जो संदर्भ अक्ष है और जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है उनके बीच की दूरी को हम एच कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिए आप। किसी आयताकार परिच्छेद का उसके आधार के परित जड़त्व गुण क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस। देखिए इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम आएगी। ये है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये इसका बेस, यानी कि बेस पड़ती है, बेस ये इसको बेस ही कहते हैं। बेस कितना है इसका? बी है। डेप्थ कितनी है इसकी? डी है।
या कह सकते इसकी विड्थ तो है बी और डेप्थ है डी। ये ए बी इसका बेस है और हमको इस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, अभी जो मैंने आपको बताई ये वाली, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, वही लगाएंगे यहाँ पे। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल ए बी होगा, डेफिनेटली है बाय ज्योमेट्री। तो देखिए आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। आई ए बी इक्वल, नाउ व्हाट इज आई एक्स, रेक्टेंगल का आई एक्स बी डी क्यू बटा 12, बी डी क्यू बटा 12। एरिया, रेक्टेंगल एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि डी इंटू बी, बी डी। और एच, एच क्या होता है, एच बताया मैंने आपको, देखिए ये रहा एच यहाँ पे। एच क्या था कि जिस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट निकालना है और जिसका अबाउट पता है उनके बीच की दूरी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमें एक्स के अबाउट तो पता है और ए बी के अबाउट निकालना है, ये दोनों पैरेलल, तो ये डिस्टेंस हम कहेंगे एच, और ये हो जाएगी डी बाई टू। अगर ये पूरा डी है तो दिखती बात है ये सी जी है, सेंटर तो डी बाई टू, इसको हम एच कहेंगे, एच इज इक्वल टू डी बाई टू। लिख दिया मैंने यहाँ पे, एच इज इक्वल टू डी बाई टू, लगा दिया फॉर्मूले में। आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, आई एक्स होता है बी डी की बटे 12, ए होता है बी डी और एच होता है डी बाई टू। जब सॉल्व करेंगे तो बी डी की बटे 12 प्लस बी डी की बटा 4, 12 4 का एच 12 आएगा, तो बी डी क्यूब प्लस 3 बी डी क्यूब, तो 4 बी डी क्यूब बटा 12, तो एक 4 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 और बी डी क्यूब बटा 3। ये आपको फॉर्मूला याद, ये तो फॉर्मूला याद रखना तो अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। कह सकते हैं आपसे कि किसी रेक्टेंगल का बेस विड्थ बी है, डेप्थ उसकी डी है, उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आप सिंपल फॉर्मूला बी डी क्यू बटा 3। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुजाकार परिच्छेद का उसके आधार के परितः जड़त्व गुण क्या होता है? What is moment of inertia of a triangular section about its base? हमने एक बना दिया वापस ट्राइंगल, ये इसका बेस है और ये एक्स एक्सिस है, ये सी जी है, और बीसी जो बेस है वो एक्स के पैरेलल है, तो ये पैरेलल का हमने सिंबल लगा दिया, एरो लगा दिए, देखा मैंने यहाँ पे बीसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ में हमारा जो फॉर्मूला था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, इस बार मैंने एच नहीं किया, इसको एच डैश कह दिया, हमने फॉर्मूला थोड़ा बदलाव कर दिया है। देखो हमने यहाँ पे ए एच नहीं कह के एच डैश स्क्वायर कर दिया। इसका कारण क्या, हमारे क्वेश्चन में एच आ रहा है, एच हमारे क्वेश्चन में आ रहा है गिवन डाटा में, इस ट्रायंगल की हाइट। जब गिवन डाटा स्मॉल एच हो तो हम फॉर्मूले में कभी स्मॉल एच को यूज नहीं करेंगे, वरना ये क्या होता है कई बार दोनों फॉर्मूले में और जो आपके एक्चुअल में है वो मिक्स हो जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दिया है, आई एक्स प्लस ए स्क्वायर नहीं कह के आई एक्स प्लस ए एच डैश स्क्वायर कह दिया। नो व्हाट इज एच डैश, मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल की जो सीजी होती है वो बेस से हाइट के 1/3 भी होती है। हाइट की अगर एच है, हाइट कैसे निकालते हैं, परपेंड ये बेस के सामने है ना वर्टेक्स, उससे डालेंगे परपेंडिकुलर, उसकी जो डेप्थ होती है वो इसको एच कहलाती है, उसका 1/3 होता है h/3, ये एच डैश। बस IBC मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इज इक्वल टू IX प्लस AH डैश स्क्वायर। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नो व्हाट इज IX, ट्राइंगल का एक्स का वर्ग कितना होता है, हमने बताया आपको पिछली बार इसी वीडियो के अंदर, BH बटा 36 प्लस ए, यानी कि ट्राइंगल एरिया क्या होता है, ट्राइंगल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि B इंटू H/2, तो BH/2, और एच डैश मतलब ये डिस्टेंस h/3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो BH बटा 36 प्लस BH बटा 3 के स्क्वायर, 9 दूनी 18, 18 36 के ऐसे 36 आ गया, 36 का भाग लगाया, BH आ गया। अच्छा BH कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 36 36 भाग एक बार लगेगा, एक आ गया, प्लस 36 में 18 भाग 2 बार लगेगा, 2 आ जाएगा, तो 1 और 2 3, तो 3 BH बटा 36, 3 से काटेंगे BH 36 को तो 12 आ जाएगा, तो ये BH बटा 12, ये आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 13वां। नाउ 14,
किसी वृत्ताकार परिच्छेद का उसकी किसी स्पर्श रेखा की परत जड़ता गुण ज्ञात करो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स एनी टेंजेंट। अब आप देखेंगे कि किसी सर्कल के लिए टेंजेंट हम कैसे बना सकते हैं। देखिए जरा, मैं आपको बना के बताता हूँ। ये देखिए सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये भी इसकी टेंजेंट है, ये भी इसकी टेंजेंट है, ये भी इसकी टेंजेंट है। टेंजेंट तो सर्कल की इनफाइनाइट हो सकती है ना। हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के हिसाब से सर्कल लिया, ये इसका सेंटर, ये एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल एक कोई टेंजेंट ले लेते हैं बस। ये वैसे तो टेंजेंट आप कोई भी खींचेंगे उसे डायमीटर के पैरेलल हो जाएगी वो, लेकिन ये हमने सुविधा अनुसार इसको एक्स के पैरेलल ले लिया ये टेंजेंट। और ये एक्स एक्सिस और ये जो पैरेलल एक्सिस की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस, यानी कि डायमीटर का आधा d/2 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अच्छी बात है। 5 πd4/64, 5 πd4/64 कैसे देखिएगा भाई। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेक्शन है, ए का मतलब एरिया इसका, डी इसका डायमीटर है, और ये जो ए बी है टेंजेंट है, दिखा मैंने यहाँ पे, देखिए ए बी कोई टेंजेंट है, कोई स्पर्श रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए बी, ये जो एक्स एक्सिस है और जो ए बी, इसकी बीच दूरी कितनी हो जाएगी, डायमीटर की आधी, हाफ डी यानी कि d/2। और जो सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये एक सर्कुलर सेक्शन है, व्हाट इज एरिया, π/4 × d², π/4 × d², बताइए। अब आपको आई ए बी निकालना है। ए बी क्या, टेंजेंट, क्या फॉर्मूला है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। व्हाट इज आई एक्स, πd4/64। व्हाट इज एरिया, π/4 d², h d/2, इसका स्क्वायर किया तो πd4/64 प्लस πd4/16 आ जाएगा। ऐसे में क्या आएगा, 16 64 का 64, तो ये एक बार भाग जाएगा तो πd4 आ गया, और 64 में 16 का भाग 4 बार जाता है, 16 चौक 64, ये 4 πd4 कॉमन ले लिया, 1 + 4 5 होता है, तो ये आ गया 5 πd4/64। ये सब छोटे छोटे सवाल है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन को क्लियर करवाएंगे आपको, और उसके अलावा आप आगे के क्वेश्चन भी अच्छा बेस बना पाएंगे इनको करते ही। नाउ अब देखो, मैंने एक कॉमन नोट लगाया है, चित्र में प्रदर्शित खोखले परिच्छेदों के लिए आई एक्स और आई वाई पता करो। आई एक्स एंड आई वाई पता करना है फॉर हॉलो सेक्शंस शोन इन द फिगर। ये दो फिगर बनाए मैंने, क्वेश्चन नंबर 15 में ये और क्वेश्चन 16 में ये दोनों हॉलो हैं, ये दोनों देखिए खोखले हैं, ये भी खोखला है और ये भी खोखला है। आपको आई एक्स आई वाई की वैल्यू लिखनी है इनके लिए। आप देखेंगे ध्यान से, अगर तो अगर ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसमें से ये छोटा वाला सर्कल हम काट के अलग कर दें, एक सर्कल जो दिख रहा है छोटा वाला, इसको हमने काट के अलग कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन ये होगा जो हमने आपको लाइनिंग करके दिखाया है, रेखांकित करके दिखाया है, शेडेड करके दिखाया है, छायांकित, ये रिमेनिंग पोर्शन है। ये कैसे निकलेगा आपके लिए, इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को लेस करके। अब ये जो बड़ा सर्कल है इसका सेंटर भी यही है, और जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर भी यही है, यानी ये जो दो सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि संकेंद्रीय है। दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, एक का डायमीटर बाहर वाले का कैपिटल डी, अंदर वाले का स्मॉल डी। हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी ऊपर नीचे सेम है, और वाई के अबाउट भी दाएं बाएं बिल्कुल सेम है। अब हमको आई एक्स आई वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम बाहर वाले सर्कल का आई एक्स लेंगे, π/64 × d4,
और उसमें से अंदर वाले सर्कल का IX यानी कि पाई बाय 64 इंटू स्मॉल d4 घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो बाकी का जाएगा। वही हमने किया है। IX IY बराबर है पाई बाय 64 कॉमन आ गया और कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। अब आपको इसमें सवाल में दे रखा है कि भाई ये जो कैपिटल D है वो 16 mm है और जो स्मॉल d है वो 48 mm है। इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो हमने कैपिटल D की जगह और स्मॉल d की जगह वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद तो ये कैलकुलेटर अपना काम करेगा, करते आपका आंसर आ गया ये 562,973.4035 mm। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप देखेंगे इसको, यानी बड़ा सिंपल सा है। अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो, बड़े वाला का डायमीटर कैपिटल डी, छोटे वाले का स्मॉल डी, तो उनके लिए रिमेनिंग जो पोर्शन होता है शेडेड, उसके लिए जो होता है मोमेंट से होता है पाई डी 4 कैपिटल अपॉन 64 माइनस पाई डी 4 पाई स्मॉल डी 4 अपॉन 64, यानी पाई बाय 64 कॉमन आ गया और डी 4 माइनस डी, फिर डी डी की वैल्यू पुट कर दो आप। नाउ सोल्व आवर क्वेश्चन। देखिए ये भी जो मैंने आपको बताया है हॉलो रेक्टेंगल, खोखला आयत, ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। कारण कि मैंने फिगर बड़ा शानदार और सोच के बनाया है। ऊपर जो थिकनेस है ये वाली और नीचे थिकनेस बराबर है, इसको मैंने T1 नाम दिया है। ये भी T1 है, ये भी T1 है। और जो दाया बाया थिकनेस है ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर है, उसको मैंने T2 नाम दिया है। देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे T2। बाहर वाली जो विड्थ है कैपिटल बी, बाहर वाली डेप्थ है वो कैपिटल डी, अंदर वाली विड्थ है स्मॉल बी और डेप्थ है स्मॉल डी। आपको बी दे रखा है, स्मॉल बी दे रखा है। देखिए स्मॉल बी आपको दे रखा है, एंड अंदर की विड्थ आपको दे रखी है 100 mm और अंदर की डेप्थ दे रखी है 120 mm और T1 दे रखा है 20 mm और T2 दे रखा है 10 mm। T1 ये वाला 20, ये भी 20 और ये 10 और ये भी 10 दे रखा आपको। अब आपको निकालना है IX और IY। देखिए ये बिल्कुल ये एक्सिस होगी सेंटर में, इसके अबाउट जैसा ऊपर है वैसा नीचे। सिमिलरली Y के अबाउट भी जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, कोई चेंज ही नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो IX के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी कैपिटल डी क्यू बटा 12 माइनस स्मॉल बी स्मॉल डी क्यू बटा 12। लिखा ना, बाहर वाला जो है उसमें से अंदर वाला घटा देंगे, तो 12 इसमें बाहर निकाल दिया, 1/12 कॉमन आ गया और बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू, बी डी की वैल्यू पुट कर दी। अब बी डी वैल्यू कैसे निकालेंगे जब ध्यान से देखिएगा। आपको ये कैपिटल बी दिया नहीं है, लेकिन हाँ स्मॉल बी आपको दिया है और ये दोनों थिकनेस पता है। कितनी थिकनेस, ये T2 कितना दे देगा आपको 10 mm, ये 10 और बी कितना दे देगा आपको 100, तो 100 10 10 कितना हो गया 120। तो ये जो कैपिटल बी है हो गया B + 2 T2 यानी कि 120 mm। इसी तरह से जो कैपिटल डी है वो ये स्मॉल d + 2 टाइम्स T1 कितना है 20, तो ये 20 + 20 कितना हो गया 40 प्लस स्मॉल डी कितना दे देगा आपको 120, 120 + 40 करो 160 आ जाएगा, ये आपके 160 आ गया। उसके बाद तो फॉर्मूला सिर्फ बी डी की बटा 12 माइनस स्मॉल बी डी की बटा 12, ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, मैंने कोई नया चीज इसमें नया प्रयोग किया आपके लिए। आंसर आ रहा है 26560000 mm4। अब हो सकता है कि आपके आंसर में mm4 ना हो, सेंटीमीटर 4 दे रखा हो या मीटर 4 दे रखा हो। तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 मीटर की पावर 4 करूं तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की पावर 4 करूं या 100 सेंटीमीटर पावर 4 ये उसके बराबर। ये मैंने देखो मैंने किया है। तो अगर हम करें mm तो हमारा आंसर 26560000 mm4। मुझे इसको बदलना है सेंटीमीटर 4 में, तो सेंटीमीटर 4 यहाँ देखिएगा, 1 सेंटीमीटर 4 में देखो 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है और सेंटीमीटर पावर 4 होती है सेंटीमीटर 4।
इसमें 10 की पावर 4 करो, 10 की पावर 4 कितना होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10,000 हो गया mm4। तो अगर आपको mm4 को बदलना है सेंटीमीटर 4 में तो 10,000 से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, ये 4 जीरो कट गए, 1 2 3 4, क्या आ गया 2656, ये आ गया 2656 सेंटीमीटर। मैंने जो mm4 में आंसर आ रहा था उसको 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो 2656 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, कई बार पूछ लेते मीटर 4 में। अब देखो, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 4 में 100 सेंटीमीटर की पावर 4, इसमें 100 की पावर 4 है, यानी कि कितने जीरो आ जाएंगे पावर 4 में? 8 आ जाएंगे। 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। मीटर 4 को बदलना हो सेंटीमीटर 4 में तो इंटू 10 की पावर 8 करते हैं, और सेंटीमीटर 4 को बदलना है मीटर 4 में तो 10 की पावर 8 से डिवाइड करते हैं। वो मैंने यहाँ किया है, ये सेंटीमीटर 4 है, मैंने लिखा है इसको मीटर 4, तो 10 की पावर 8 से डिवाइड कर दिया तो आपका जो पॉइंट है वो 8 स्थान पीछे चला जाएगा। 2 तो 4 तो ये रहे, 1 2 3 4 और 4 जीरो लगा दिए, देखिए 1 2 3 4 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, तो पॉइंट 0.000265 मीटर। तो आप अच्छे तरह से समझ लें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कौन सी फॉर्म में आपको पूछ लें, आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे हो गए पेज नंबर 10, क्वेश्चन हो गया 16। नाउ अच्छा, इसका आई वाई भी निकालना था, इसमें हमको आई एक्स के साथ में आई वाई भी निकालना है। फाइंड आई एक्स एंड आई वाई, इन दोनों क्वेश्चन में आई वाई के लिए कोई खास बात नहीं है। आई वाई क्या होता है? डीबी की बड़ा 12 माइनस स्मॉल डीबी की बड़ा 12, डीबी और स्मॉल डीबी सब पता है आपको, आंसर आ गया इसका। इसका भी आंसर आया 13040000 mm4। इसको बदलेंगे सेंटीमीटर 4 में तो 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 13040 आ जाएगा, 1304 बस, ये 4 जीरो कट जाएंगे। इसको बदलो मीटर 4 में तो फिर 10 की पावर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से ये 4 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 0.00001304 मीटर 4। अब मैंने जो 2 क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े से हटके लिए हैं, यानी ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको कराने की कोशिश की है, ऑब्जेक्टिव के नाम पे जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और नेचुरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छोटे ही होते हैं, ज्यादा बड़े होते नहीं वो। अब मैंने क्या आर्टिकल का नाम दिया है, चित्र में प्रदर्शित खोखले परिच्छेदों के लिए सममित अक्ष के संदर्भ में जड़त्व गुण ज्ञात करें। Find the moment of inertia for the following sections about their symmetric axis। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था ये किए थे, इसमें पता था ये इसके अबाउट भी सिमेट्री है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है, इसमें भी इसके अबाउट भी सिमेट्री है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है, लेकिन ये जो आपको अब हम बना रहे हैं फिगर, ये वाला, ये वाला, और एक अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये वाला, इसमें एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, एक के अबाउट नहीं है। अब आपको तय करना है किसके अबाउट सिमेट्री है, किसके अबाउट नहीं है, और जिसके अबाउट सिमेट्री है उसके अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हमने एक बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल काट के अलग कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन को मैंने हैच यानी कि शेडेड कर दिया, रेखांकित कर दिया। अब देखेंगे ध्यान से, ऊपर की जो थिकनेस बहुत कम है, नीचे की बहुत ज्यादा है, यानी ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री है नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे अलग अलग प्रकार के एरियाज बन रहे हैं, लेकिन हाँ वाई की अबाउट सिमेट्री है। ये देखिए वाई एक्सिस ये रही, और इसमें जैसा लेफ्ट में वैसे ही राइट में फिगर है इसका, नो चेंज। तो जब सिमेट्री होती है किसी एक एक्सिस के अबाउट तो काम बिल्कुल सिंपल होता है आई निकालने का। तो बड़े वाले सर्कल का है ना आई निकाल लें और उसमें से छोटे वाले का घटा दें, बस आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या कि ये जो छोटा सर्कल है इसकी वाई एक्सिस, ये जो बड़ा सर्कल है इसकी वाई एक्सिस, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उसकी वाई एक्सिस, सभी एक ही लाइन पर है, इसी लाइन पर है। आप देखें ये जो छोटा सर्कल है इसका सेंटर G2, जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर G1, ये दोनों इस वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं, यानी कि
इसके अबाउट सिमेट्री है। तो बहुत सिंपल हो गया, पाई d4 बटा 64 माइनस पाई स्मॉल d4 बटा 64, खत्म बात। ये लीजिए, तो हमने इस बात को लिखा है कि एक्स एक्सिस की पोजीशन t1 और t2 की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ये है ना, ये t1 और ये t2 मोटाई ऊपर नीचे, इसकी अलग, ये दोनों मोटाई अलग अलग है। इनकी वैल्यू जब निकलेगी तो हम पक्का कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस कहां पर आएगी। लेकिन ये पक्का है कि एक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं है, ये लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, परंतु दोनों सर्कल की सीजी यानी कि G1 और G2 वाई एक्सिस पर आ रही है। इसका मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसीलिए हम वाई के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपसे कहा गया था। तो पाई बाय 64 d4 माइनस पाई बाय 64 स्मॉल d4, और डी दोनों आपको दे रखे हैं। कैपिटल डी दे रखा 50 80 mm, 80, स्मॉल डी 40। तो पाई बाय 64 कॉमन आ गया, 80 की पावर 4 माइनस 40 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो 1884955.592 mm4 आ जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ नाप लेके mm के अंदर। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। 18 देखिए आप, 18 में एक स्क्वायर दिया, ये स्क्वायर, और स्क्वायर में से सर्कल काट दिया बाहर, बाकी ये पोर्शन बचा हुआ है। यहां आप देखेंगे कि इस तरफ तो ये थिकनेस ज्यादा है, इधर कम है, यानी कि ये जो वाई एक्सिस के ऊपर तो सिमेट्री नहीं है। ऐसे कोई लाइन आप ढूंढ नहीं सकते जिसके दोनों तरफ सेम हो, लेकिन हाँ ये जो लाइन है, ये वाली जैसा इसके ऊपर है वैसा इसके नीचे बना हुआ है, इसके ऊपर सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर है, इसका सेंटर G1, और जो सर्कल है इसका सेंटर G2, ये इसी लाइन पर आ रहे हैं। सो देयर इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको आई एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले जो स्क्वायर है इसका निकाल देंगे। कौन सा फॉर्मूला? बी डी क्यू बटा 12, बी डी दोनों बराबर है, कितने दोनों? 50 में, और उसमें से सर्कल का घटा देंगे, क्या होता है? पाई d4 बटा 64। डी कितना है? अब इसमें डी नहीं दिया, इसमें आपको देखो आर दे दिया है, कितना? 14 mm। अगर आर 14 दे दिया 14 mm, तो डी कितना हो जाएगा इसका? दुगना, 28। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, डी हो गया आपका 28। डी इज इक्वल टू 2r, दिखेगा, डी इज इक्वल टू 2r, यानी कि 2 इंटू 14 यानी कि 28 mm। नो, हम जो निकालेंगे आई एक्स, वो कैसे निकालेंगे? IX1 माइनस IX2। IX1 का मतलब ये जो स्क्वायर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और IX2 मतलब जो ये सर्कल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस के अबाउट, जो कि जिसके अबाउट की सिमेट्री हो रही है। तो बस IX1 तो सिंपल है, बी डी क्यू बटा 12, बी भी 50, डी भी 50, तो 50 इंटू 50 क्यू बटा 12 सॉल्व किया, क्या आ गया? 520,833.3333 mm4। और IX2 है सर्कल का, जो होता है पाई d4 बटा 64, और आपको डी दे रखा है 2r यानी कि 28, तो यहाँ लिख दिया पाई बाय 64, 28 की पावर 4, सॉल्व किया, ये 30171.856 mm4 आ गया। और जब IX1 में से IX2 घटाएंगे तो हमको IX मिल जाएगा, घटा दिया, ये हमारा आंसर आ गया 490,661.4773। ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अभी हमारा 1 घंटा होने वाला है, 5 मिनट बचे हुए हैं। लगभग 1 घंटे में मैंने अपना वीडियो पूरा कर लिया है, और लगभग 1 घंटा, हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए। आप सोचो जरा, अगर ये काम मैंने आपके सामने किया होता, आपके सामने सब कुछ लिखा होता, फिगर बनाए होते, ये वीडियो हमारा 2.5 घंटे में पूरा नहीं होता। मैंने पहले से तैयारी करके आपके लिए काम आसान कर दिया है। लेकिन समझाया मैंने आपको, हर चीज मैंने आपको समझाई है। 19वां क्वेश्चन, 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का इसके व्यास के परितः जड़त्व गुण कितना होगा? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर of a semicircle having radius r about its diameter। तो ये एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, और ये इसका व्यास है, इसके अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको,
मैं इसको एक अपनी ओर से कुछ हल्का, देखो मैंने डॉटेड किया, ये एक सर्कल बना लूं पूरा, तो ये सर्कल का डायमीटर होगा कि नहीं होगा? जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो इस पूरे सर्कल का बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, ये जो डायमीटर है ये इस पूरे सर्कल की एक्स एक्सिस भी बनेगी। यानी अगर ये सर्कल पूरा होता तो ये जो बेस है इसका सेमी सर्कल का, वो पूरे सर्कल की एक्स एक्सिस बनती। यानी कि पूरे सर्कल की एक्स एक्सिस का हो या सेमी सर्कल का बेस को, वन एंड सेम थिंग। और चूंकि ये तो हमने इमेजिन किया, ये वास्तव में है तो नहीं, तो पूरे सर्कल का जितना भी मोमेंट इनर्शिया होता है इस एक्स के अबाउट, उसका आधा कर देंगे तो ये सेमी सर्कल का आ जाएगा, क्योंकि ये ए बी जो है उसकी एक्स एक्सिस में ही आती है पूरे सर्कल की। ये मैंने बात लिखी है। यदि पूरा वृत्त होता, पूरा सर्कल होता, तो ए बी उसकी एक्स एक्सिस होती। ये जो ए बी देख रहे ना आप, ये पूरे सर्कल की एक्स एक्सिस होती। और इसलिए जो एक्स के अबाउट होता है मोमेंट से उसका आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स पावर होल सर्कल अपॉन 2। और पूरे सर्कल का एक्स होता है पाई बाय 64d4, आधा कर दिया उसका, तो पाई d4 बटा 128। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। आई ए बी इज इक्वल टू, देखिए ये पाई बटा 128 इंटू d4 है ना, तो d4 को मैंने 2r लिख दिया। और जब सॉल्व किया तो ये पाई इंटू r4 बटा 8। ये भी इसलिए लिखा है कि अगर ऑप्शन में आपके ये आंसर आ रहा हो तो आप तो इसको समझ नहीं पाएंगे। याद तो आपको ये करना है, याद तो ये रखना आपको, और यहाँ डी को लिख देंगे 2r, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे एक बात बता दूं आपको मैं, ये तो मैंने बहुत सिंपल वे में कर दिया, आप एक बेसिक कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। देखिए ये जो डायमीटर है इसका सेमी सर्कल का बेस है, ये अगर इसकी हम एक्स एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस उसके पैरेलल है ना, हम क्या करेंगे, लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ये देखिएगा आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एच स्क्वायर, इससे भी याद कर सकते हैं। आई एक्स क्या होता है इसका 0.11r4, एरिया पाई आर। एरिया कैसे निकाला मैंने, ये है सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और इसकी जो सीजी होती है मैंने बताया आपको 4r/3 होती है, तो 4r/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो ये 0.39294 ऐसा आया कुछ इंटू r4। अगर मैं उसको देखूं जो मैंने किया था अभी, ये बहुत आसानी से, ये भी वही आ रहा 0.392 समथिंग थी, ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ये मामूली फर्क आ रहा है क्योंकि ये जो 0.11r4 होता है एग्जैक्ट नहीं होता है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होता है। लेकिन आंसर देखिए 0.39294 यहाँ देखिए 0.39269, करीब करीब 0.3927 हो गया। ये दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको ये मैंने किया है समझाने के लिए, ये आपको करना है एग्जाम में, बहुत जल्दी से हो जाएगा। 20वां क्या है, किसी चतुर्थ वृत्त का यानी कि क्वार्टर सर्कल का समकोण बनाने वाली जो त्रिज्या है उसकी, और भाई ये जैसे कोई सर्कल का चौथा ही भाग है, ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये राइट एंगल बना रही है ना ये, तो या तो इसके या इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी किसी एक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर सर्कल अबाउट दोज टू रेडियस मेकिंग राइट एंगल विद ईच अदर, क्या होगा पता करना है। तो ये बिल्कुल वही सवाल है जो भी किया था, अभी हमने किया था सेमी सर्कल का। एक बात बताएं, अगर मैं ये सर्कल पूरा कर लेता, है तो नहीं, डॉटेड करके मैं पूरा कर लिया इसको, तो ये जो लाइन ओ ए है, क्या उस पूरे सर्कल की एक्स एक्सिस का पार्ट नहीं होता? बिल्कुल होता। तो जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका 1/4 कर देंगे क्योंकि ये चौथा ही भाग है बस। सिमिलरली ये जो लाइन है ओबी, अगर ये सर्कल पूरा होता तो उसकी वाई एक्सिस का पार्ट होता है ओबी, ओबी कोइंसाइड्स विद वाई एक्सिस। तो इसका जो आई वाई होता है उसका चौथा ही कर देंगे तो इसको क्वार्टर का आ जाएगा। अब पूरे सर्कल में आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं तो बहुत आसान हो गया। देखो लिखा मैंने, यदि पूरा सर्कल होता
तो ओ ए एक्स एक्सिस का और ओ बी वाई एक्सिस का एक हिस्सा होता, इसलिए हम कहेंगे आई एक्स आई वाई दोनों बराबर होंगे और दोनों कितने होंगे, पूरे सर्कल का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका चौथाई, यानी पाई डी 4/64। तो ये आई एक्स आई वाई होता था ना, हमको चाहिए आई ओ बी आई ओ ए और आई ओ बी, तो ये पाई डी 4/64 कर दिया क्योंकि 1/4 है। तो इसको जो सॉल्व किया तो आपके आ गया ये पाई आर 4/16। इसको करेंगे ना आप, तो ये देखिए आपके ये आ गया पाई डी 4/64। आप इसको कह सकते हैं, अगर आप यहाँ देखें इसको तो कह सकते हैं इसको पाई डी 4/64 चौके कितने होते हैं, 256। डी की फॉर्म में आंसर ये है इसका पाई डी 4/2, लेकिन आर की फॉर्म में आंसर है पाई आर 4/16। नाउ अपन सवाल के इस वीडियो के अंतिम दौर में आ गए हैं। सवाल नंबर 21वां, ये 2019 में आया हुआ है। क्या सवाल है, घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, एक वर्ड आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ, कई बार इसको गायरेशन बोलते हैं, कई बार इसको जायरेशन बोलते हैं, डजंट मैटर, अलग अलग हम इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं इसको जायरेशन बोला करता हूँ। ये क्या होती है, पहली बात तो समझ लो कि इसको हम स्मॉल आर भी कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को, या स्मॉल के भी कहते हैं। होती क्या है इसको जरा समझ लें आप। देखिए ये मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसके अबाउट ये एरिया रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है इस लाइन के अबाउट। ये लाइन कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एनीबॉडी, कोई सी लाइन, लेकिन किसी लाइन के अबाउट कोई एरिया लगातार रोटेट कर रहा है। उस केस में हम आपसे कहें अगर जो एरिया रोटेट कर रहा है उसका सेंटर ये, तो उस सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उस रेफरेंस लाइन जिसके अबाउट घूम रहा है, जिस लाइन के अबाउट रोटेशन हो रहा है, वो लाइन से दूरी किसकी, जो एरिया घूम रहा है उसकी सीजी की, सीजी ए रही, इसको हम आर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी आर इज दैट डिस्टेंस विच इज बिटवीन द रोटेटिंग एक्सिस एंड सीजी ऑफ द एरिया विच इज रोटेटिंग। अब ये पाया गया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस रोटेटिंग एरिया का आई, वो ए इंटू के स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, ए इंटू के स्क्वायर। ए मतलब इसका एरिया, के मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन, आई इक्वल टू ए के स्क्वायर होता है। अगर आई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, जो भी जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, एम आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताओ इसे के क्या हो जाएगा, अगर आई इज इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर है तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, के क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए का अंडर रूट। ये इसकी वैल्यू होती है के की, अंडर रूट आई अपॉन ए। अच्छा एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना हो, अंडर रूट आई एक्स अपॉन एरिया, वाई के ऊपर निकालना हो के वाई, अंडर रूट आई वाई अपॉन एरिया, बस बहुत सिंपल है। तो ये इसलिए करा रहा हूँ कि जब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप चुटकियों में से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर। अब सवाल नंबर 22, ये सवाल पूछा गया कई बार, 2015 में, 2014 में, 2010 में, 2009 में, जो मेरे पास पेपर अवेलेबल थे उसकी बात कर रहा हूँ। परिच्छेद मापांक या आकृति मापांक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन मॉडुलस। तो पहली बात एक समझ लें कि सेक्शन मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड इज नोटेशन फॉर सेक्शन मॉडुलस। कैसे इसको समझाते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, उसमें वाई मैक्स का भाग लगाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस वाई मैक्स। देखिए ये रहा, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स। अगर मैं यहाँ एक्स कर दूं जेड एक्स तो आई एक्स हो जाएगा, जेड वाई तो आई वाई हो जाएगा, रहेगा ये वाई मैक्स ही। लेकिन हाँ वाई मैक्स वैल्यू बदल जाएगी, एक्स के बोर्ड होगी कुछ और होगी, वाई के बोर्ड कुछ और होगी। कैसे, अभी समझाता हूँ। अब इसकी जो यूनिट है, देखा ना, UNIT, यानी इसकी यूनिट आई की क्या होती है, मीटर फोर, इसकी क्या होगी मीटर, वाई है ना डिस्टेंस मीटर में होती है, ये मीटर की पावर 4 है, तो मीटर 4 से 1 मीटर कट के मीटर क्यूब रह जाएगा, तो यूनिट हो गई जेड की मीटर क्यूब।
सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब, जो भी आपको यूनिट मिल रही है क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से। व्हाट इज आई? किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज वाई मैक्स? उस रेफरेंस एक्सिस जिसके अबाउट आपने आई निकाला है, उस रेफरेंस एक्सिस से वो जो एरिया है ना, उसके सबसे ज्यादा दूर लेयर कौन सी है? देखो, उस रेफरेंस एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस वाली लेयर की दूरी, ये हम कहेंगे वाई मैक्स। बस क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे कुछ क्वेश्चन की आपको समझ आ जाएगा। लास्ट पेज है हमारा ये आज का, क्वेश्चन 23, ये 2004 में आया हुआ है। किसी सर्कुलर सेक्शन के लिए परिभ्रमण त्रिज्या पता करो। फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। अब दे रखा उसका जो डायमीटर है वो 100 mm है। मैंने देखो सर्कुलर सेक्शन बना दिया, डायमीटर इसका 100 mm है। आई एक्स आई वाई बराबर होंगे पाई डी 4/64। एरिया सर्कल का पाई डी 4 पाई/4 d²। हम आर निकालना, आर का फॉर्मूला क्या है? √i/a। आई एक्स ले लो, आई वाई ले लो, दोनों बराबर होते हैं। तो पाई डी 4/64 और ए कितना है? πd²/4। सॉल्व किया तो ब्रैकेट में आ गया, सॉरी रूट में आ गया d²/16। d² का अंडर रूट d, 16 का 4। ये सिंपल सा, इसको आप चाहो तो याद कर लो। किसी सॉलिड सर्कल के लिए जो होती है रेडियस ऑफ गायरेशन, वो d/4 होती है। d इसका डायमीटर है, 100 था ना, अपन 4 किया, 25 mm आ गया। 25 mm के दो, 2.5 सेंटीमीटर के दो, जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया आपको याद रखना होगा कि वो आंसर देना है आपको। आर कह दो या के कह दो, 25 mm आ गया। नो क्वेश्चन 24, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे, किसी ठोस वृत्ताकार खंड वाली छड़ का आकृति मापांक ज्ञात करना है। सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए रॉड हैविंग सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। देखो कोई रॉड का ये क्रॉस सेक्शन है सर्कल, इसका डायमीटर d। अगर ये हम कहें एक्स एक्सिस है तो ये ऊपर की दूरी कितनी हो जाएगी? d/2 d/2। हमें इस सॉलिड सेक्शन का निकालना है आकृति मापांक, यानी कि जेड। क्या फॉर्मूला बताया मैंने जेड के लिए? जेड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये देखिए ये वाला, I/y मैक्स। ये वो लगाएंगे I/y मैक्स। आई इसमें आई एक्स का तो आई वाई का तो बराबर है। आई कितना होता है? पाई डी 4/64। इसमें डी कैपिटल नहीं लिया है, मैंने फॉर्मूला में डी लिया था कैपिटल, पर क्वेश्चन में आपको डी स्मॉल दिया है। तो क्वेश्चन में स्मॉल डी दे दिया था, आपको स्मॉल डी ही लेना पड़ेगा। अब वाई मैक्स क्या होता है देखिएगा, मैंने आपको क्या कहता है वाई मैक्स मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या निकालना चाहते हैं उससे अधिकतम दूरी। अब ये एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ होगी? आप ऊपर जाए, ये जो पॉइंट है इस प्लेन एरिया का, इस पॉइंट से दूर और कोई पॉइंट दूर नहीं, ये सबसे ज्यादा दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितनी रेडियस हो गई। सिमिलरली ये जो है इस एक्सिस से d/2 दूरी पर है। तो हम जब वाई मैक्स लेंगे ना तो ये वाला d/2 ले लो या वो वाला ले लो, बराबर है। हाँ, अगर ये दूरियां अलग अलग होती तो मैं बड़ी वाली लेता। ये पक्की बात ध्यान रखो आप, दोनों बराबर है। तो ये d/2 ले लिया मैंने, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स, पाई डी 4/64 और वाई मैक्स d/2। सॉल्व किया तो पाई d³/32 आ गया। इसका आंसर आ गया पाई d³/32। याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो वही रखो फॉर्मूला, ये अपना बन जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए आपको एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन दे रखा है। यू हैव गिवन ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन, दोनों का सेंटर एक ही है, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। आपको जेड निकालना है, यानी कि सेक्शन मॉडुलस निकालना है। जेड की बात जब चलती है तो हम कहेंगे I/y मैक्स। अब आई कैसे निकालना है? सिमेट्रिकल है, आई एक्स निकाल दो, आई वाई निकाल दो, दोनों बराबर। आई एक्स निकाल दिया मैंने, निकाल चुके, पहले हम तो क्वेश्चन कर चुके हैं। π/64 d4 - d4, कोई काम नहीं है किया। π/64 d4 - d4, दोनों डायमीटर आपको दे रखे हैं। तो अंदर का डायमीटर दे रखा है आपको 40 mm दे रखा, ये नहीं है। और उसकी थिकनेस दे दी आपको 5 mm, ये 5 mm, ये 5 mm। तो 40 + 5 + 5 कितना हो गया? 50। तो आउटर डायमीटर हो गया 50 mm। 40 + 5 + 5 50। तो ये देखिएगा, ये
50 की पावर 4 माइनस 40 की पावर 4 सॉल्व किया, आएगा आ गया 181 152 181 132.4514 mm4। नो वाई मैक्स क्या लेंगे, देखिएगा ये एक्सिस के अबाउट हमने आई निकाला था। अब इससे सबसे ज्यादा दूर कौन सा पॉइंट है इस सेक्शन का जो आपको दे रखा है, अगर हम यूं चलेंगे ना ऐसे यूं इस लाइन से ऊपर, तो देखो इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, और नीचे आएंगे तो भी इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं, यानी दोनों दूरियां बराबर है। ये भी वाई मैक्स है, ये भी वाई मैक्स है, दोनों कितनी है, ये जो आउटर ये ना आउटर डायमीटर उसका आधा d/2, कितना आउटर डायमीटर इसका 50 mm, तो ये हो गया 50 का आधा यानी कि 25, लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए वाई मैक्स इक्वल टू d/2 यानी कि 25, यहाँ हमने 25 लिख दिया वाई मैक्स को, आंसर निकाला सॉल्व करके। अब जानते हैं जेड की यूनिट क्या होती है, mm3, तो ये 7245.3 मिलीमीटर क्यूब, ये हो गई वैल्यू इस जेड की यानी कि सेक्शन मॉडुलस की। तो इस तरह से मैंने आपके लिए वीडियो पूरा किया है। मुझे पूरी आशा है कि जो मैंने आप लोगों के लिए काम किया है, अच्छे से सवाल ढूंढे हैं, हर चीज को समझाया है। और ये अगर आप कोई चीज समझ नहीं आती है, इसको बार बार देखो, पक्का समझ में आएगा, लिख लिख के याद करो, डेफिनेटली आपसे याद होगा, समझ में भी आएगा। तो इसके हेल्प से जो बाकी के क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन मोमेंट में, वो भी सॉल्व होने में दिक्कत नहीं आएगी। और ना केवल ये बल्कि बेंडिंग स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, वो भी आपके लिए सवाल काफी आसान बन जाएंगे अगर आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लिया है तो। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं, गुड विशेष, थैंक यू।